साल 2011, 22 दिसंबर की तूफानी रात। नवी मुंबई के एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के सबसे ऊपरी मंजिल का एक आलीशान रूम, जिसके एक तरफ फुल पैनल ग्लास वॉल से पूरा समुद्री किनारा दिखता था। रूम का माहौल रोमानी था, हल्की रोशनी और मध्यम बजता संगीत, और बाहर रह रह कर चमकती बिजली माहौल को और रोमानी बना रहे थे। उस पारदर्शी ग्लास की दीवार के सामने एक शानदार बेड पड़ा हुआ था। एक सेक्सी वेलवेट का गाउन पहने लेडी रूम में इधर उधर चहलकदमी कर रही थी। अंधेरे में भी उसके चेहरे पर घबराहट दिखाई दे रही थी। तभी कमरे के बाहर आहट हुई और वो लेडी बिजली की तरह बेड पर कातिलाना अदा के साथ बैठ गई। तुमने तो पूरा माहौल बना रखा है। जब फारूक ने कहा कि तुम मुझे सुपरस्टार सेक्स गॉडेस जिया कपूर की एक रात दे सकते हो, तो मुझे भरोसा ही नहीं हुआ। लेकिन अब लग रहा है कि मैंने फारूक पर भरोसा करके अच्छा ही किया। लेकिन इतना अंधेरा क्यों? अंधेरा कहाँ है संजय बाबू? क्या मेरा सुनहरा जिस्म आपको रोशनी देता नहीं लग रहा? उस खनकती आवाज को सुनकर मशहूर बंगाली बिजनेस टाइकून आनंद सूरी के बेटे संजय सूरी का हलक ही सूख गया। नो, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम तो अंधेरी से अंधेरी रात में भी अपनी चमक से पहचानी जा सकती हो। जिया कपूर बेड से उतरकर संजय के पास आई और उसके चारों तरफ घूमते हुए बोली, आप तो अभी से घबरा रहे हैं। अभी तो पूरी रात बाकी है। आपकी जवानी की आग बाकी है। संजय ने जिया को पकड़ना चाहा, लेकिन उससे पहले ही वो मछली की तरह उसके हाथों से फिसल गई और उसके हाथों में आया सिर्फ उसका वेलवेटी गाउन। गाउन को एक तरफ फेंक के संजय जिया की तरफ पलटा और उसकी आंखें खुलती चली गईं। जिया के शरीर पर इस समय केवल 2 कपड़े पड़े थे। हल्की रोशनी में भी उसके जिस्म का सुडौल आकार किसी की भी जवानी को भड़का सकता था। तुम वाकई में सेक्स गॉडेस हो जिया कपूर। जिया हंसते हुए एक तरफ बने बार की तरफ बढ़ी और एक ग्लास में बेहतरीन 100 साल पुरानी शराब उड़ेलने लगी। फिर वो ग्लास और बोतल को लेकर संजय की तरफ बढ़ी। मैं शराब नहीं पीता। ये शराब कहाँ है हुजूर? ये तो वो जादू है जो जवानी की आग को बेकाबू होने से रोकता है। संजय को ऐसा लगा मानो फंता लावा उसके गले को जलाता हुआ पेट में उतर गया हो। वो शराब के कसैले स्वाद को बर्दाश्त करने की कोशिश कर ही रहा था कि जिया के स्ट्रॉबेरी होठ उसके होंठ से टकरा गए। एक जाम और हो जाए हुजूर। ये वो क्या है? वो बहुत कड़वी थी। मैं मीठी कर देती हूँ। जिया ने शराब को अपने मुंह में भर लिया और फिर संजय के होंठों पर अपने होंठों से सील बनाते हुए शराब को संजय के हलक में उतार दिया। आग काबू में आ रही है ना? संजय तेजी से बिना बोले जिया के जिस्म से लिपट गया और पागलों की तरह उसके गले कंधों को चूमने लगा। साथ ही उसके हाथ जिया के भारी नितंबों पर फिरते हुए उनको छिपाए हुए कपड़ों के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। अरे रे, आराम से, पूरी रात पड़ी है। और फिर उसने संजय की शर्ट के बटनों को खोलना शुरू कर दिया और उसके सीने को चूमने लगी। संजय के लिए इससे ज्यादा बर्दाश्त करना पॉसिबल नहीं था। उसने जिया को बेड पर धकेल दिया और जल्दी से अपनी पैंट खोलने लगा। जल्द ही उसके जिस्म पर कपड़े का एक कतरा भी नहीं बचा और वो जिया के ऊपर कूद पड़ा। जिया बेड पर एक तरफ सरक के उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन संजय ने उसे पकड़ने को हाथ मारा और जिया के भारी उरोजों को संभाले हुए कपड़े के टुकड़े को संभाले हुए डोरी ने हार मान ली। बेड से थोड़ी दूर पर ही खड़ी जिया अपने भारी सीने को अपनी पतली उंगलियों वाले हाथों से छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। हूँ तो महंगी कारें और घड़ियों के शौकीन मिस्टर संजय सूरी को एक और चीज का शौक है। संजय बाज की तरह जिया की तरफ लपका और उसके हाथों के ऊपर से ही उसको पकड़ लिया। जिया हंसे जा रही थी, लेकिन संजय को अब ये हंसी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने उसके होठों को अपने मुंह से दबा लिया और जिया की हंसी घुटन में बदल गई।
फिर संजय ने जिया के दोनों हाथों को सीधा किया और जल्दी ही उसके उरोजों को अपने हाथों में थाम लिया। आ, अब, आ, जिया की कामुक आवाज ने संजय की आग को और भड़का दिया और उसने उसके उरोजों को अपने मुंह से सहारा दिया और अपने हाथों से उसके नीचे के कपड़े को फाड़ दिया। आराम से हुजूर, ये आपकी लंबोर्गिनी नहीं है जिसे आप रगड़ रहे हैं। लेकिन संजय पर उसकी बातों का कोई असर न हुआ। उसने एक हाथ से जिया के ऊपरी हिस्से को रगड़ना जारी रखा और अपने दूसरे हाथ को उसके जांघों के बीच की घाटियों में खुला छोड़ दिया। अब जिया ने भी मामला अपने हाथ में लेने का तय कर लिया। अब वो भी संजय के साथ ताल से ताल मिलाने लगी और संजय की हालत खराब होने लगी। उसने जिया को पेट के बल बेड पर फेंका और उसके पीछे खुद को एडजस्ट कर ही रहा था कि एक तेज बिजली कौंधी और उसकी रोशनी में सामने ग्लास में जिया का चेहरा देखकर संजय के चेहरे के भाव बदल गए। कौन हो तुम? आपकी आज रात की गुलाम। बकवास बंद करो। जिया कपूर कहाँ है? वहीं जहां उसे होना था। संजय गुस्से में अपने कपड़े पहनने लगा और फिर किसी को फोन करने लगा। क्या हुआ हुजूर? आग तो पूरी बुझाते जाइए। हेलो। हाँ, ये क्या 420 है? मुझे बेवकूफ समझ रखा है कि जिया कपूर बोलकर अंधेरे में कोई भी चिनाल चिपका दोगे? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। यहाँ कोई जिया नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैं क्या जानूं? देखो, या तो तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो या फिर वो तुम लोगों को बेवकूफ बना रही है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद मुंबई की मशहूर सड़कें आज सुनसान थीं। आसमान को काले बादलों ने ढक रखा था और सर्द हवाएं जैसे तूफान के आने का संकेत दे रही थीं। लेकिन ऐसे मौसम में भी एक मर्सिडीज सड़कों को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। उसमें मशहूर एक्ट्रेस जिया और उसकी 10 साल की बच्ची रिया ड्राइवर के साथ बैठे थे। जल्दी करो, मौसम खराब होने से पहले मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है। लेकिन मम्मा, हम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें जल्द पता चल जाएगा डार्लिंग। मुकेश, टेक दैट अंडरपास। इस समय भीड़ नहीं होगी। लेकिन ड्राइवर मुकेश कार को उसके बताए रास्ते से उल्टा निकाल के ले गया। What the hell, मुकेश? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा था? मुझे जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुंचना है और तुम कार को इस नैरो लेन में ले आए हो। टर्न इट नाउ। मुकेश, सुन नहीं रहे हो क्या? स्टॉप द कार। लेकिन मुकेश जैसे मिट्टी का पुतला बना हुआ था। जिया को अनजान खतरे का एहसास होने लगा। मुकेश, मैंने कहा कार को रोको। मैं यहाँ से खुद ड्राइव कर लूंगी। मुकेश, कार रोको। जिया ने इस बार सर्द आवाज में कहा। उसके हाथ में .22 रिवॉल्वर था। मामा, ये आप क्या कर रही हो? लेकिन मुकेश पर उसकी धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसने कार को एक कच्चे रास्ते पर उतार दिया।